हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइएगा सभी हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर। आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भाई कमेंट्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिखना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी जो है इस तरह की वीडियो आपको पर डे आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिएगा, हमारा जो टॉपिक चला था वो आपकी कक्षा 10 की क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका चैप्टर है वो हम यहाँ पे सॉल्व करके ले रहे थे, ठीक है। उसमें हमने कुछ द्विघात समीकरण को पहचानना, द्विघात समीकरण को हल करना, किस तरह से हल करते हैं, किस तरह से हम श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा करके उसको हल करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। जो आज आपका है यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है कि आपको कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम है आपका, इसमें आपको मैथ के पेपर में क्या होता है कि इसके मूलों की प्रकृति की पहचान करने के लिए बोल देते हैं कि मूलों की प्रकृति बताइए। आपको द्विघात समीकरण दे दी जाती है और द्विघात समीकरण में आपको मूलों की प्रकृति बतानी होती है कि क्या इसकी प्रकृति कैसी है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि मूलों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो चलिएगा, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, पहले हमें विभक्तिकर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? विभक्तिकर निकालना होता है। और विभक्तिकर होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। अब डी से प्रदर्शित करते हैं विभक्तिकर को, पहले विभक्तिकर निकालना होता है। और विभक्तिकर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तब हम इसके मूलों की प्रकृति हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको बता दी जाएगी, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इसको एक बार इस टेबल को देख लो, ताकि आप इसको भूलो ना, ठीक है। तो चलिएगा, मैं सबसे पहले क्या होता है कि द्विघात समीकरण होती है। द्विघात समीकरण कैसी होती है? जो व्यापक द्विघात समीकरण होती है, जो बेस माना गया है द्विघात समीकरण का, जो व्यापक द्विघात समीकरण है, जो मानक माना गया है, इसका मानक समीकरण भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, पहले हमें उसका पता होना चाहिए। वो कौन सी होती है? मानक समीकरण, द्विघात मानक समीकरण। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं द्विघात मानक समीकरण, ठीक है। मानक समीकरण कौन सी होती है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो हम इसको बेस मानते हैं, मानक मानते हैं इसको, तो वो होती है ax² प्लस का bx प्लस c। ये तो हो जाता है द्विघात द्विघात बहुपद हो जाता है, ठीक है। अगर बराबर में 0 है, ये आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, ये इसका क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण में क्या होता है यहाँ पे, यानी कि ए बी सी, ये तीनों कैसी राशि हैं? ये कांस्टेंट होती है, यानी कि नियत होती है, ये फिक्स होती हैं। और ये x² x, ये क्या होता है? ये 4 कहलाता है। अब ये 4 की घात कितनी है? मैक्सिमम द्विघात, यानी कि 2 घात वाला, यानी कि इसकी घात कितनी है? 2। मैक्सिमम इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर कोई आपको समीकरण इस तरह से दे दे, यहाँ पे घात 3 दे दे, तो आप उसको द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? अब ये क्या है? x² है, तो ये द्विघात समीकरण में, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है। मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम? चर की घटती हुई घात के क्रम में लिख देते हैं, तो ये एक द्विघात समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे a की वैल्यू a b 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे 0 कभी नहीं हो सकती। यानी कि इसकी जो शर्त होती है वो a इज नॉट इजिकल टू 0, यानी कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू 0 रख दी तो ये x² 0 हो जाएगा। अब ये 0 होने के बाद में ये पद हट जाएगा, तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये होता है। अब इस रूप में आपको कोई भी समीकरण दे दी जाएगी, a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की जगह भी कोई संख्या हो सकती है, c की जगह भी कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिएगा, हम यहाँ पे जैसे वो लिख देते हैं 2x² प्लस का 4x प्लस 8 10 20 कुछ भी है, हम समझने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे। ये इस तरह से समीकरण आपको दे दी जाती है। तो यहाँ हम बेस इससे जो तुलना करते हैं ना, तो वो समीकरण ये मानक समीकरण कहलाता है। ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। हम इस समीकरण से इस वाली समीकरण की तुलना करते हैं। तो यहाँ से हम a की जगह पे क्या है? 2 है, b की जगह क्या है? 4 है, c की जगह पे क्या है? 20 है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो a का मान 2 आ गया, b का मान कितना आ गया? b का मान 4 आ गया, और c का मान कितना आ गया? 20 आ जाता है,
ठीक है, यानी कि हमने जो मानक द्विघात मानक समीकरण था उससे हम तुलना करके इस समीकरण की हमने यहाँ से ए बी और सी के मान निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं क्या, विभक्त कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विभक्त कर निकालते हैं। विभक्त कर निकालने के लिए जो सूत्र होता है, यानी कि विभक्त कर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको इसके निकालने के लिए सूत्र होता है यानी कि डी, यानी कि विभक्त कर। विभक्त कर, जो विभक्त कर होता है इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहां से जैसे ये है, हमने यहां से ए बी और सी तीनों के मान हमने निकाल लिए, ठीक है। अब यहां से इसमें रख देंगे ए बी और सी तीनों के मान रख देंगे, तो यहां से क्या आएगा, बी, बी की जगह पे क्या है 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणा ए की जगह पे क्या है 2 गुणा सी, सी की जगह पे क्या है 20 है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 4 चौका 16 और माइनस 4 दूनी 8, 8 की गुणा 20 से हुई तो 20 अट्ठे 2 160। अब इसमें से ये घटाएंगे, कौन सा ज्यादा है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 गया 4 और 1 का 1, तो यानी कि कितना रह गया 160 में से 116 घटा दिए तो कितने रह गए माइनस के 144, ठीक है। क्या रह गया माइनस का 144। यानी कि हमारा जो समझाने का मतलब है, आपको सबसे पहले इस तरह की एक समीकरण दी जाएगी, इस समीकरण से आपको बोलेंगे कि मूलों की प्रकृति की पहचान बताइए। मूलों की प्रकृति की पहचान बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापक द्विघात समीकरण से या द्विघात मानक समीकरण जो ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हम यहाँ से a b और c तीनों के मान हमें यहाँ पे पता चल जाएंगे। कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये हमने अपनी तरफ से समीकरण लेके आपको समझाया है, कुछ भी हमने ले सकते हैं, ठीक है। तो a b और c तीनों के मान हमें पता चल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, विभक्तिकर निकालेंगे। विभक्तिकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसका मान रख देते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ भी मान आता है, यहाँ पे कोई सी भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हल करना पड़ेगा। अब जो ये आंसर आएगा, जो विभक्तिकर आएगा, इस पे डिपेंड करेगा आपके, इस संख्या पे डिपेंड करेगा आपके कि इसका मान कैसा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चूंकि माइनस का चिन्ह आया है, कहाँ का चिन्ह आया है माइनस, यानी ऋणात्मक है, तो क्या है ऋणात्मक वाला भी ऑप्शन दिया है। अगर विभक्तिकर का मान, इस विभक्तिकर का मान अगर ऋणात्मक आए तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे वो हम एक एक करके यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले देखिएगा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन करा, क्वेश्चन में हमारा मान ऋणात्मक आया। अब ऋणात्मक आया तो हम ऋणात्मक वाले का चलिए पहले लिख लेते हैं। अब ऋणात्मक में क्या होता है, जो अगर माइनस में ऋणात्मक में विभक्तिकर का मान आएगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक होगी। कैसी होगी, अवास्तविक होगी, अवास्तविक होगी। अवास्तविक अर्थात कोई मतलब मान नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक। अवास्तविक अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं हम, उसको काल्पनिक, काल्पनिक मान होंगे। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मान होंगे इसके, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा हो गया ऋणात्मक का। अब देखिएगा, याद करने के मैं आपको अच्छे से, इस तरह से सवाल कुछ भी आ सकता है, ये वैल्यू अलग कुछ भी आ सकती है, ठीक है। अब हमें क्या है, याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ऋणात्मक वाले का तो याद रखना क्या होगा, अवास्तविक या काल्पनिक, ठीक है। अब जितने हैं धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, अगर धनात्मक ये वैल्यू धनात्मक यानी अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यहाँ पे सपोज करिएगा ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आई है वो अगर पॉजिटिव आ जाती, यानी कि ये प्लस के, मैं मान रहा हूं यहाँ पे, ये माना कि ये माइनस में ना करके ये प्लस के 144 आ जाती, प्लस के 144 आ जाती। अब ये प्लस का 144 आता है तो प्लस का 144 किसका वर्ग होता है, 12, 12 का वर्ग होता है ना, 12 12 और 11 11 121, 12 12 144। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये पूर्ण वर्ग भी में आ जाता है, यानी कि धनात्मक और पूर्ण वर्ग, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग भी हो जाती। अब पूर्ण वर्ग हो जाती तो इसके मूल कैसे होते, इसके मूल होते वास्तविक, वास्तविक होते, परिमेय होते, परिमेय होते और क्या होते, असमान होते, असमान होते, ठीक है। अगर इस तरह से वैल्यू आ जाती है आपकी, यानी कि ये माइनस की जगह प्लस आते, तो प्लस में 144 क्या होता है, 12 का वर्ग होता है। 12 का मतलब पूर्ण वर्ग है,
पूर्ण वर्ग होता है तो क्या होता है, वास्तविक, परिमेय और असमान होते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, और धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पॉजिटिव, अब चलिएगा, अब ये आगे आता है कि धनात्मक हो, पॉजिटिव वाली संख्या हो, यानी कि प्लस वाली संख्या आए विभक्त कर, लेकिन क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तब क्या आती है मूलों की प्रकृति, वास्तविक होती, वास्तविक होती। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होता है, अपरिमेय हो जाती, अपरिमेय, अपरिमेय हो जाती और असमान, असमान, असमान हो जाती। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक तो होती, वास्तविक होती, बस परिमेय की जगह क्या होती, अपरिमेय, और असमान और असमान, यानी कि मूलों की प्रकृति। अब अगर इस विभक्ति कर का मान यहां से हम सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे जीरो आंसर आ जाता, क्या आ जाता, जीरो, यानी शून्य आंसर आ जाता। अगर शून्य आता तो तब कैसी होती मूलों की प्रकृति, तब होती वास्तविक, वास्तविक भी होती, ठीक है, और परिमेय भी होती, परिमेय भी होती, और असमान नहीं होती, पर क्या होती, समान, समान। ठीक है, समान भी लिख करके आ सकता है कहीं पे, और या बराबर भी लिख करके आ सकता है, यहाँ पे असमान की जगह भिन्न भी लिख सकते हैं वो। ठीक है, असमान की जगह कोई कहीं पे ऑप्शन में भिन्न भी आपको मिल सकता है देखने को, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा, ये इस तरह से आपको सवाल देखने को मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगी, और द्विघात समीकरण से आपको पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो बताइए, अब मूलों की प्रकृति की पहचान के लिए हमने ये आपको ये टेबल लिखा दी है भाई, अच्छे से देख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1 या 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन जो वैकल्पिक वाले क्वेश्चन आते हैं, टिक मार वाले, उसमें भी आपको ये दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। आपको मैं इस पे एक एग्जाम्पल और आपको करा देता हूं। ठीक है, चलिएगा, आप इसको ध्यान से देखना, मैं इस पे एक एग्जाम्पल और करा देता हूं यहाँ से ना, जो हमने एग्जाम्पल अभी तो ये लिया था अपनी तरफ से समीकरण, अब एक बुक से ले लेता हूं मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलिएगा, तो चलिएगा, मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब इसके थ्रू हम एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इसके थ्रू। ये हमने इस तरह से समीकरण आएगी आपकी, कुछ भी हो सकती है समीकरण, ये आपकी किताब से लिए मैंने, प्रश्नावली 4.3 का ये सवाल है, 3x² - 4 रूट 3 x प्लस का 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। और इस समीकरण से आपको बोला जाएगा कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने व्यापक द्विघात समीकरण लिखा था। तो व्यापक द्विघात समीकरण कौन सा होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमने व्यापक द्विघात समीकरण लिख लिया है। अब व्यापक द्विघात समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करके हम यहाँ से a, b और c के मान निकालेंगे। तो हमने यहाँ से तुलना करी, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, अब हमने यहाँ से तुलना करी तो ये क्या आ गया, a की जगह पे क्या आ गया, a का मान आ गया 3, और b की जगह पे क्या आ गया, -4 रूट 3, b बराबर हो गया -4 रूट 3, और c की जगह क्या आ गया, c की जगह 4 आ गया। ठीक है, समझ आया, यहाँ पे a की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, b बराबर क्या आ गया, चूंकि माइनस के हैं तो माइनस के, b बराबर क्या आ गया, -4 रूट 3, और c बराबर 4 आ गया। अब यहां से हमें क्या करना है, विभक्त कर निकालना है, विभक्त कर। विभक्त कर कैसे निकालेंगे, वही अभी मैंने सूत्र बताया था विभक्त कर का, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, समझ आ रहा है, b² - 4ac। अब b इसकी वैल्यू रख देंगे, बस ये मान जो है b की जगह, b का मान रखेंगे -4 रूट 3, c की जगह 4, a की जगह 3। तो चलिएगा, अब b की जगह पे क्या रखा, -4 रूट 3, इसका होल वर्ग, -4 गुणा a की जगह पे 3 गुणा c की जगह पे 4। चलिएगा, अब इसको हल करेंगे हम, तो माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, और रूट 3 का वर्ग क्या आएगा, रूट 3 का वर्ग आएगा 3। अब 16 की गुणा 3 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, -4 तिया 12, 12 चौक 48। अब देखिएगा यहाँ पे ये भी 48 है, ये प्लस के 48 है, ये माइनस के 48, तो क्या आया, शून्य। क्या आया इसका मान, शून्य आया। ठीक है, क्या आया इसका मान, शून्य आया।
अब शून्य आया, इसका मान हमारा विभक्त कर कितना आ गया, शून्य। अगर हमसे पूछा है कि मूलों की प्रकृति निकालिए, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आप शून्य वाला ऑप्शन पे जाएंगे कि विभक्त कर हमारा आया शून्य। अब शून्य में क्या होता है, शून्य में होता है मान, कैसी होती है प्रकृति, वास्तविक होती है, परिमेय होती है और समान होती है। कैसी होती है, वास्तविक, परिमेय और समान होती है। ठीक है, तो यहां से इस तरह से आप मूलों की प्रकृति की पहचान कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, आगे भी आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, इसमें आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अभी के लिए क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, थैंक यू। और यदि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। भाई मैथ जो होता है प्रैक्टिस का ही होता है, जितनी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ज्यादा से ज्यादा सीखने को आएगा, आपको करने को आएगा। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।